स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज ट्यूबरक्यूलोसिस। ये क्या होता है? ये मल्टी सिस्टम डिजीज है दैट विल बी कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। दैट विल बी कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर होता है ना, तो ये हमारे जो सिस्टम्स है ना, उन्हें अफेक्ट करता है। इस वजह से ये क्या है? मल्टी सिस्टम डिजीज है। ये तकरीबन हर सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है? बाय एयर ड्रॉपलेट, माउथ टू माउथ, एयर के जरिए, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर पर्सनस। ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। जब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो क्या होता है? सबसे पहले जो सेल इसे काउंटर करेगा वो कौन सा है? वो है डेंड्रिटिक सेल। वो कौन सा सेल है? डेंड्रिटिक सेल। ये क्या करेगा? इसे फैगोसाइटोस करेगा, जिसके बाद क्या बनेगा? फैगोसम बनेगा। फैगोसम बनेगा जो किसे स्टिमुलेट करेगा? लाइजोसम को स्टिमुलेट करेगा। और लाइजोसम जब इसमें आएगा, दैट विल सराउंड अराउंड द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलस, जिसकी वजह से क्या बनेगा? फैगोलाइजोसम। और एंड पे इट विल मेक एन एंटीजन। और जब ये एंटीजन किसे स्टिमुलेट करेगा? टी हेल्पर वन सेल को, इसकी जो MHC क्लास 2 है ना, उसके साथ जाके बाइंड करेगा। दैट विल स्टिमुलेट क्या? टी हेल्पर 2 सेल बाय बाइंडिंग ऑन MHC क्लास 2। ठीक है। ये क्या करेगा? टी हेल्पर 2 सेल को स्टिमुलेट करेगा, जो इसकी ब्रेकडाउन करेगा। और एंड पे क्या रिलीज करेगा? ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 8। अब जो ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा है ना, वो क्या बनाएगा? ग्रेन्यूल्स बनाएगा। और जो इंटरल्यूकिन 2 है, वो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसे इंक्रीज करेगा, पायरेक्सिया कराएगा, फीवर कराएगा। और इंटरल्यूकिन 8 है, वो साइटोकाइन्स रिलीज करेगा। अब जो ये ग्रैन्यूल्स है ना, ये डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाएंगे और उन्हें अफेक्ट करेंगे। वहां जाकर ये डिपॉजिट होंगे और उधर डिफरेंट इन्फेक्शन, डिफरेंट डिजीजेस कॉज करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है? वो है लंग्स का। लंग्स में ये क्या करवाते हैं? ये ट्यूबरक्यूलोसिस करवाते हैं। एपेक्स जो हमारा अपर लोब है ना, उनकी। और लिम्फ नोड में ये क्या कराएंगे? पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी। किनकी? सर्विकल एंड मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड्स की। ये क्या कराएंगे? पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी। और GIT में ये इलियोसिकल रीजन को अफेक्ट करेंगे। इलियोसिकल, यहाँ रेक्टल लिखा गया, इलियोसिकल रीजन। वहां क्या कराएंगे? ये ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शन करवाएंगे। और बोन्स में ये क्या कराएंगे? पॉलीआर्थराइटिस। डिफरेंट जो जॉइंट्स है, मोर देन 2 जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। और इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम हार्ट में। और CNS में क्या कराएंगे? ये मेनिंजाइटिस एंड हेडेक। ठीक है। लंग्स में ट्यूबरक्यूलोसिस, लिम्फेडिनोपैथी, इलियोसिकल रीजन और पॉलीआर्थराइटिस। अब इसकी जो है ना ट्यूबरक्यूलोसिस, इसके 3 फेज हैं। सबसे पहला होगा प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज एंड माइलरी फेज। जब ये लंग पे अफेक्ट करता है तो इसके 3 फेज होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? प्राइमरी फेज। अगर तो पहली मर्तबा इन्फेक्शन हुआ है, मतलब पहले पूरी ज़िंदगी में इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो ये क्या होगा? प्राइमरी फेज होगा। और इसमें जो पेशेंट होगा यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होगा। और अगर इसके सिम्टम्स या फिर अगर इसकी इम्यूनिटी वीक होगी या सिम्टम अपीयर होंगे, तो ये क्या होगा? प्रोग्रेसिव फेज होगा। प्रोग्रेसिव प्राइमरी फेज। इसमें क्या होगा? जो हमारा एपिकल जोन है ना, एपिकल जोन मतलब जोन 1 ऑफ लंग, उसमें क्या होगा? कैविटेशन होगी, कंसोलिडेशन होगी। इसके अलावा जो हमारे मल्टी सिस्टम्स हैं, उसमें क्या होगा? मेनिंजाइटिस और पेरिकार्डाइटिस के सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद अगर तो ऐसा पेशेंट जिसे पहले भी TB का इन्फेक्शन हुआ है और उसे दोबारा हो गया है ड्यू टू डिक्रीज और वीक इम्यूनिटी, इट डिवेल्प व्हेन होस्ट इम्यूनिटी इज
वीक। इसमें क्या होगा? अफेक्ट मोस्टली ऑक्सीजनेटेड पार्ट ऑफ लंग, वो कौन सा? एपेक्स, जहां वीक्यू रेशियो हाई होगी, जहां जो हमारी वीक्यू रेशियो है वो क्या होगी? हाई होगी। और एंड पे क्या है? माइलरी फेज। इसमें क्या होता है? अगर सेकेंडरी फेज में भी पेशेंट ठीक ना हो तो दैट विल डिवेल्प इनटू माइलरी टीबी। ये क्या है? इसमें पूरे लंग फील्ड का ना इन्फेक्शन हो जाता है और ये सीवियर फॉर्म है। अगर तो किसी को 2 हफ्तों से बुखार है विद वेट लॉस, तो हमारे जहन में एक डिफरेंशियल ट्यूबरक्लोसिस का भी आना चाहिए। मैलिग्नेंसी में होता है ना वैसे तो वेट लॉस, तो एक अगर किसी को 2 हफ्तों से बुखार है विद वेट लॉस, तो ये क्या है? ट्यूबरक्लोसिस का भी केस हो सकता है। इसमें क्या होगा? मिलेट सीड अपीयरेंस ऑन एक्सरे। Primary will progress into secondary and secondary will progress into myelary, in which we see millet seed sign. और प्रोग्रेसिव में क्या होगा? कैविटेशन, कंसोलिडेशन और मल्टी सिस्टम्स को ये अफेक्ट करेगा। सबसे पहले हाउ कैन वी डायग्नोज इट? इसमें अब 2 टेस्ट हैं। एक तो है एक्सरे। एक्सरे में हमें क्या नजर आएगा? ये जो हमारा एपिकल जोन है, अपर जोन है, उनमें कैविटेशन और कंसोलिडेशन होगी। इसमें हमें ये पिक्चर है, हमें कंसोलिडेशन नजर आ रही है, सजेस्ट ट्यूबरक्लोसिस। उसके अलावा और क्या हम टेस्ट कर सकते हैं? उसके अलावा होगा स्पूटम कल्चर, स्पूटम स्टेनिंग। उसमें जील्ड नेल्सन स्टेन, अगर ये पॉजिटिव है तो सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? स्पूटम कल्चर। इसमें हम कितने कल्चर करेंगे? 3 स्पूटम कल्चर करेंगे। और अगर ये पॉजिटिव आए हैं तो इट विल बी दी कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। और अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी डायग्नोसिस करनी है तो उसमें क्या होगा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन, और इसमें और प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन, और एसाइटिस में जो फ्लूइड होता है ना, जो जीआईटी सिस्टम में एसाइटिस जो फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, उसकी एग्जामिनेशन करेंगे। और क्या करेंगे? टिश्यू बायोप्सी और लिवर एग्जामिनेशन। अब इसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसमें जो 4 ड्रग्स यूज होते हैं ना, उसका नाइमोनिक है राइप। इसमें टोटल कितने होते हैं? 4 ड्रग यूज होते हैं और उसका नाइमोनिक है राइप। R4 रिफेम्पेसिन, I4 आइसोनायाजिड, P4 पायराजिनामाइड और E4 एथुथेम्ब्यूटोल, E4 इथेम्ब्यूटोल। अब जो इसका इनिशियल फेज है वो कितने मंथ्स का होगा? 2 मंथ्स का होगा। और उसके बाद कंटिन्यूएशन फेज होगा, वो कितने फेज मंथ का होगा? ये 4 मंथ का होगा, सॉरी। और उसके बाद एक्सटेंडेड फेज होगा, दैट विल बी 9 to 12 मंथ। जो इनिशियल फेज है ना, उसमें हम ये चारों ड्रग देंगे, रिफेम्पेसिन, आइसोनायाजिड, पायराजिनामाइड एंड इथेम्ब्यूटोल। और जो हमारा फिर कंटिन्यूएशन फेज हो जाएगा, पहले 2 माह ये देंगे, फिर अगले 4 माह रिफेम्पेसिन एंड आइसोनायाजिड देंगे। और अगर इधर भी आगे आराम नहीं आता, इसके बाद हम टेस्ट करेंगे, अगर फिर भी पॉजिटिव है तो हम एक्सटेंडेड फेज पे चले जाएंगे, जो 9 से 12 महीने चलेगा। और उसमें हम रिफेम्पेसिन एंड आइसोनायाजिड के साथ कोई एक ड्रग ऐड कर देंगे इनमें से, या फिर सेकंड लाइन में से। अब सेकंड लाइन में कौन कौन से ड्रग्स आएंगे? सेकंड लाइन में जो सबसे पहला है, उसमें हम ग्रुप ए में कौन से रखेंगे और ग्रुप बी में कौन से रखेंगे? इसके भी अब आगे 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप ए में आएंगे फ्लोरोक्विनोलॉन्स, लिवोफ्लोक्साजिन, ये वाले कौन से हैं? क्विनोलॉन्स हैं।
लीवोफ्लोक्सासिन, इसके जो एग्जांपल है फ्लोरोक्विनोलोन्स। और उसके बाद ग्रुप बी में उनमें कौन कौन से आएंगे? पहला है इमैकासिन, नेक्स्ट वन इज साइक्लोसिरीन, और इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब हम देखेंगे ये जो ड्रग्स हैं इनके साइड इफेक्ट क्या हैं और उनको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो हमने जो मेन है राइप ये पढ़ना है, तो सबसे पहले कौन सा? रिफेम्पेसिन, आइसोनायाजिड, नेक्स्ट वन इज आइसोनायाजिड, और पायराजिनामाइड, और इथेम्ब्यूटोल एंड पे इथेम्ब्यूटोल। इसमें जो पहले तीन है ना, फर्स्ट थ्री हैं, इनका एक साइड इफेक्ट तो सबका तीनों का ही कॉमन है। वो कौन सा है? हेपाटाइटिस। ये लीवर को अफेक्ट करेंगे, हेपाटाइटिस कोज करेंगे, तो ये तीनों में कॉमन है। ओके, इसके अलावा क्या होगा रिफेम्पेसिन में? रेड एंड ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन, रेड ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन। इसके अलावा आइसोनायाजिड में क्या होगा? विटामिन B6 डेफिशिएंसी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और पायराजिनामाइड में इंक्रीज यूरिया, पायराजिनामाइड में इंक्रीज यूरिया। और इथेम्ब्यूटोल E4I, तो ये क्या करेगा? ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करेगा। हाउ कैन वी मैनेज इट? जो रिफेम्पेसिन है ना उसकी मैनेजमेंट नहीं है, डू नॉट नीड ट्रीटमेंट। और जो आइसोनायाजिड है इसमें हम क्या देंगे? विटामिन B6, विटामिन B6 कौन सी ड्रग है ये? पायरेडोक्सिन, ये वाली ड्रग साथ यूज़ करेंगे। और पायराजिनामाइड ये जो प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। और इथेम्ब्यूटोल डिक्रीज डोज